सो गाइज स्पेशल पॉपुलेशन के नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं, दैट इज एस्थमा। स्पेशल पॉपुलेशन चैप्टर 4 एस्थमा। एस्थमा भी एक बड़ी कॉमन डिजीज़ है आज के टाइम में ना। वी हैव सीन एस्थमेटिक पीपल, एस्थमा होना बड़ा कॉमन है। ये क्या डिजीज़ है, एस्थमा में क्या होता क्या है एक्चुअली? तो एस्थमा एक एलर्जिक डिजीज़ है। ये बेसिकली एलर्जी की वजह से कॉज होता है। और एस्थमा के अंदर जो विंड पाइप होता है, विंड पाइप स्क्वीज़ हो जाता है। स्क्वीज़ मतलब पहले विंड पाइप ऐसे उसमें प्रॉपर जगह है हवा आने की जाने की। जैसे एलर्जी फील करती है बॉडी, फील करते ही ये विंड पाइप स्क्वीज़ कर देती है। जैसे विंड पाइप स्क्वीज़ होता है, टाइट हो जाएगा, स्क्वीज़ हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाती है इसमें। स्वेलिंग की वजह से स्क्वीज़ हो जाता है। स्क्वीज़ होते क्या होता है कि हवा का जाने का रास्ता बहुत कम बचता है ना। हवा को खींचना पड़ता है। जितनी हवा नॉर्मल जा रही थी अभी, अब वो स्क्वीज़ हो गया है तो हवा जा नहीं पा रही अंदर, तो हवा को ज़ोर लगा के खींचना पड़ता है, बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है। और फिर बाहर नहीं आती, क्योंकि बाहर आने का भी लिए भी स्क्वीज़ हो चुकी है। तो बाहर कैसे आएगी? खांसना पड़ता है, खांस के बाहर आती है। तो जब बॉडी को, जैसे आज की डेट में हम देख रहे हो कि ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, लोगों को क्या भगदड़ मच रही है, तो सेम जब बॉडी के अंदर हवा ही कम जाएगी तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। हवा ही नहीं जा रही, हवा बाहर नहीं आ रही, अंदर नहीं जा रही और बाहर भी नहीं आ रही, तो दिक्कत हो जाती है। तो एस्थमा के अंदर ये जो प्रॉब्लम होती है मेनली ड्यू टू एलर्जी। ठीक है, ये एलर्जी किस किस चीज़ से हो सकती है? दिस एलर्जी कैन बी फ्रॉम, देखिए टेबल, एनिमल्स। कईयों को एनिमल से होती है, सबको अलग अलग तरीके से होती है। किसी को एनिमल से, उसके बालों से, किसी को डस्ट से, वेदर से। वेदर चेंज होता है ना, उस टाइम पे कईयों को हो जाता है, वेदर चेंज में होता है। फिर केमिकल्स, अगर हवा में कोई केमिकल है तो वो बड़ी इसकी सेंसिटिव होती है, सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये एलर्जी काउज हो जाती है। ठीक है, एक्सरसाइज, कई लोग ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उनको एस्थमा हो जाता है, एस्थमेटिक अटैक होता है। इसको ना एस्थमेटिक अटैक बोलते हैं, एस्थमा अटैक, कि विंड पाइप का स्क्वीज़ होना। जब ये एस्थमा का अटैक होता है तभी ये स्क्वीज़ होती है। मतलब बॉडी को एकदम से लगता है कि बहुत ज़्यादा एलर्जी जा रही है, अंदर कोई गलत चीज़ जा रही है, तो विंड को, पाइप को स्वेलिंग हो जाती है। मॉल्ट पॉलन, ये ना फूल होते हैं, फूलों के अंदर की एक चीज़ होती है जिसकी वजह से किसी को ट्रिगर हो सकता है। अगर किसी को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है कोई, जैसे कोल्ड, उसकी वजह से भी ट्रिगर हो सकता है। इमोशनल स्ट्रेस, कईयों को स्ट्रेस ज़्यादा हो तब भी ट्रिगर हो जाता है, ये चीज़ हो जाती है। और स्मोक, चाहे वो तंबाकू हो, किसी हो, तो इनमें से कोई भी फैक्टर हो सकता है। ठीक है, सबसे कॉमन फैक्टर होता है डस्ट, केमिकल्स, स्मोक और आपका वेदर चेंज। बहुत कॉमन फैक्टर्स हैं जो आजकल लोगों को दिखते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट पेज पे आप देखिए कि किस तरह से विंड पाइप स्क्वीज़ होता है। एक नॉर्मल विंड पाइप है जहाँ पे इट इज़ ओपन, हवा आराम से आ रही है, जा रही है, और जैसे ही एस्थमा अटैक होता है तो एक स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग की वजह से स्क्वीज़ हो जाती है, फिर वो आवाज़ आने लग जाती है, सांस लेने में वीजिंग की आवाज़ आती है। जब सांस लो ना, सीटी मारती है ऐसी आवाज़, वैसे आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। लगता है कि किसी को ज़ोर से सांस लेनी पड़ रही है, सांस में से आवाज़ें आती हैं। तो ये एक्चुअली उसके अंदर ये प्रॉब्लम होती है। तो कईयों को हल्का अटैक है तो मतलब हल्की स्वेलिंग है, ठीक है, सांस आ रही है, जा रही है, चल रहा है काम, थोड़ी सी खींच के ले रहा है, चल रहा है। कई भी अटैक ज़्यादा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई, तब क्या होगा? सांस आ ही नहीं रहा, जा ही नहीं रहा। मतलब वही एक तरह से गला दबा दिया किसी ने, किसी का गला ज़ोर से दबा दो, कितनी देर जिंदा रहेगा? कुछ देर ही जिंदा रह पाता है। तो ऐसे अटैक्स के अंदर उस इंसान के पास पंप होना ज़रूरी है। आपने देखा वो पंप लिया जाता है ना? ये पंप करता क्या एक्चुअली? इसके अंदर एक ऐसा स्टीरॉयड होता है जो फटाफट से स्वेलिंग को खोल देता है विद इन सेकेंड्स। ये स्टीरॉयड गले में जाते ही, विंड पाइप में जाते ही, विंड पाइप को ओपन कर देता है ताकि हवा आ सके, जा सके। तो ऐसी सिचुएशन में किसी को एस्थमा अटैक है तो उसको पहले तो एक नॉर्मल आराम से कंडीशन में बिठाना चाहिए। ठीक है, रिलैक्स्ड कंडीशन में बिठाइए। उसका पंप उसके साथ हमेशा होना चाहिए। अगर किसी को फर्स्ट टाइम हुआ है तो फटाफट उसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, बहुत जल्दी। हमें नहीं पता कोई सांस ऐसे मुश्किल से ले रहा है, दिक्कत हो रही है, तो उसको इमीडिएट डॉक्टर के पास लेके जाओ।
क्योंकि हर किसी के लिए जो कॉमन नहीं होते, सबके जो वो होते हैं ना पंप कॉमन नहीं होते, इमीडिएट डॉक्टर के पास लेके जाइए क्योंकि टाइम कम है। किसी ने गला दबा रखा है, ये समझिए उसका गला दबा रखा है, तो जितनी जल्दी डॉक्टर के पास पहुँचेगा उतनी जल्दी उसको मेडिकेशन मिलेगी। तो ऐसे केसेस में बहुत सारे सिम्टम्स हैं, सबके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। किसी को कुछ सिम्टम्स है, किसी को कुछ, किसी को जैसे सांस नहीं आ रहा, किसी की स्किन पेल होनी शुरू हो गई, घबराहट, पसीना, ठीक है, बात नहीं कर पा रहा, बहुत ज़्यादा खांस रहा है, कफिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, वीजिंग, ब्लू होनी शुरू हो जाती है, स्किन ब्लू तब होनी शुरू होती है जब सांस नहीं जा रहा, नीला पड़ने लग जाता है बंदा, है ना। नीला पड़ रहा है तो मतलब इमरजेंसी है, लेके जाओ, भागो फटाफट। तो हर किसी के थोड़े डिफरेंट सिम्टम्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सीवियरनेस ऑफ द डिजीज़, कि कितनी सीवियर अटैक हुआ है, हल्का है, ज़्यादा है, अकॉर्डिंगली। तो आपको उनको इमीडिएट, किसी को चेस्ट पेन हो सकता है, ब्रीदिंग रुक सकती है थोड़ी देर के लिए, इमीडिएट डॉक्टर के पास लेके जाओ, क्योंकि डॉक्टर फटाफट उसको समझ जाएगा कौन सी चीज़ है, क्या करना है, इमरजेंसी उसके ट्रीटमेंट्स देगा। तो गाइज एस्थमेटिक केस के अंदर बात करते हैं। ये कई बार छोटे एज में जब बच्चों को होती है ना, तो छोटी एज के बच्चों में लड़कों को ज़्यादा हो सकती है, लड़कों के चांसेस ज़्यादा होते हैं बॉयज़ को, बट जैसे जैसे यंग एज में आते हैं, छोटी एज के अंदर बात करें, एक एज होती है एडोलसेंस से छोटी एज, फॉर एग्जांपल टिल दी टाइम ऑफ 15 साल 16 साल तक के जब बच्चे होते हैं, इस एज ग्रुप में रेशियो 2:1 का है, बॉयज़ को 2:1 गर्ल्स, मतलब बॉयज़ को होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, गर्ल्स को बहुत कम होते हैं। बाय द टाइम वो एडोलसेंस यंग एज में आते हैं, ये 1:1 की रेशियो हो जाती है, जो साइंस या कह लो डाटा से मिली है, डेटा कलेक्ट किया जाता है ना कि किन बच्चों को ज़्यादा है, देखा जाता है लड़कों को बहुत ज़्यादा हो रही है छोटी एज में, जैसे एज बढ़ रही है तो लड़कों में कम, लड़कियों में भी ज़्यादा हो रही है, 1:1 का रेशियो आ जाता है इस तरह से। तो कईयों को तो छोटी एज से है, कईयों को बड़ी एज में होता है, कईयों को अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, मेडिकल हिस्ट्री, एलर्जीज हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, एस्थमा में, एक्सरसाइज का क्या इंपॉर्टेंस है, जो मैंने देखा है अपनी लाइफ में भी, कि एस्थमेटिक स्टूडेंट्स, मतलब एस्थमेटिक किड्स को अगर आप ठीक तरीके से ट्रेन करते हो तो वर्ल्ड लेवल पे भी एथलीट बने हैं, वर्ल्ड क्लास लेवल के एथलीट्स हैं। बैडमिंटन में मेरा एक जूनियर होता था, जो अभी साइना नेहवाल का हस्बैंड है, पी कश्यप मेरे से 2-3 साल छोटा था, हमसे जूनियर कैटेगरी में खेलता था। एंड जब हम खेलने जाते थे तो वी कुड सी के ना ड्यूरिंग टूर्नामेंट इसको सांस चढ़ता था, पफ लेना पड़ता था इसको मैचेस में, कई बार मैचेस में इंटेंस रैली हो रही है, बहुत इंटेंस हो गया है, तो ये छोटे होते बचपन से ही एस्थमेटिक था, बट ट्रेनिंग कंटिन्यूस चलता था, मतलब छोटे होते से वो ट्रेनिंग कर रहा है। आई हैव सीन हिम फ्रॉम द एज ऑफ 13 ईयर्स, जब 13 साल के था तब से वो टूर्नामेंट्स वगैरह खेलने आते थे, नेशनल्स में हम लोग खेलते थे। तो उस स्टेज से, उस एज से वो एक इंसान ट्रेनिंग कर रहा है, डेली ट्रेनिंग कर रहा है, करते करते नेशनल चैम्पियन, करते करते वर्ल्ड में टॉप 5 में आया था। टॉप 5 की जो फिटनेस होती है ना, इस नेक्स्ट लेवल, टॉप 5 वर्ल्ड में आना। बैडमिंटन रिक्वायर्स लॉट ऑफ स्टेमिना, स्पीड, एनारोबिक कैपेसिटी। बैडमिंटन में एनारोबिक कैपेसिटी पे खेली जाती है गेम, ये एरोबिक कैपेसिटी की नहीं है, एनारोबिक वाली है। तो भैया एनारोबिक कैपेसिटी के अंदर अगर कोई एस्थमा पेशेंट टॉप 5 में आ रहा है तो क्या मतलब है कि विद एक्सरसाइज यू कैन इम्प्रूव योर कंडीशन। ये कंडीशन इम्प्रूव की जाती है, इस लेवल पे की हो जाती है कि बंदा इतना फिट हो जाए। तो इन एक्सरसाइज, इस एस्थमा कंडीशंस के अंदर स्विमिंग बहुत प्यारी चीज़ है। स्विमिंग इज़ वेरी गुड। स्विमिंग करने से ना लंग्स की ब्रीथिंग पैटर्न बड़ा अच्छा हो जाता है। स्विमिंग, रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग सब कुछ कर सकते हो, बट स्टार्ट धीरे 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 धीरे। जब इंसान को लगे ज़्यादा हो रहा है, स्ट्रेस फैक्टर ज़्यादा हो रहा है, एस्थमेटिक अटैक हो रहा है, रुक जाओ भैया, टेक रेस्ट। तो इस लेवल को पहले अच्छे से मेंटेन करो, इस लेवल को बनाओ, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाओ। तो धीरे धीरे आप उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो कि सब कुछ छूट जाएगा और फिट हो जाएगा। क्योंकि एलर्जीज़ का मेन रीज़न क्या होता है, कहीं ना कहीं सेंसिटिव है, बॉडी सेंसिटिव है। जितना आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे उतनी बॉडी स्ट्रॉन्ग हो जाती है ना। तो एस्थमा के साथ भी रिकवरिंग एक्सरसाइज से कर सकते हैं। विल टेक टाइम, 6-8 महीने, साल 2 साल लगेंगे, लेकिन कंटिन्यूस अगर वो काम कर रहा है इस चीज़ पे तो ठीक हो जाएगा। और योगा से होगा, योगा बहुत हेल्पफुल है एस्थमा के अंदर। योगा अगेन, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका,
बहुत हेल्पफुल एक्सरसाइजेज हैं आज की डेट में। आज जिनको ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है अचानक से एकदम से, भस्त्रिका करें, अनुलोम विलोम करें, 2 मिनट में बाद देख लो आप ऑक्सीजन लेवल वापस आ जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सरसाइज योगा करने से इम्प्रूव करती हैं बॉडी में। सो गाइस, इसके अंदर देखें वाटर बेस्ड एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल है, योगा, पिलाटेस, लो इम्पैक्ट कार्डियो। हालांकि इसमें ऐसी ज़रूरत नहीं कि लो इम्पैक्ट हो, क्योंकि इसमें घुटनों की कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। कार्डियो कर सकते हैं बट लाइट टू मीडियम, हमें ये ध्यान रखना है कि स्टार्ट करना है लाइट टू मीडियम। तो आप लो इम्पैक्ट की जगह इसको लिख लीजिए, लाइट टू मीडियम लेवल का कार्डियो होना चाहिए, पेज नंबर 23। ठीक है जी। बॉडी बैलेंस एंड लाइट वेट ट्रेनिंग। सो बेसिकली वही चीज़ है कि लाइट वेट ट्रेनिंग, लाइट कार्डियो रखना है, वाटर बेस्ड एक्सरसाइज, योगा बहुत हेल्पफुल है। इन सब चीज़ों से आप इस कंडीशंस को अच्छे से फाइट कर सकते हैं। डन। सो चैप्टर 5, नेक्स्ट चैप्टर आते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। चैप्टर 5 दैट इज कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। सो गाइस, कार्डियोवैस्कुलर मतलब हार्ट से रिलेटेड। सो हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं। क्या क्या डिजीज़ होती हैं, लेट अस टॉक अबाउट ऑल दिस डिजीज़। तो यहाँ पे ना एक नंबर ऑफ डिजीज़ दे रखी है, कोरोनरी हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन, आर्थरियोक्लोसिस, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़, सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज़, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। ये डिजीज़ क्या होती हैं, इन पे बात करेंगे। ठीक है कि तो हार्ट से रिलेटेड मतलब क्या क्या डिजीज़ होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी कोरोनरी हार्ट डिजीज़। कोरोनरी हार्ट डिजीज़ क्या होता है? CHD, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CHD। सो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ इज अ नैरोइंग ऑफ द स्मॉल ब्लड वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड एंड ऑक्सीजन टू द हार्ट। तो ये वो वेन्स हैं जो हार्ट को ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं, उनका नैरो होना। ठीक है जी, समझ रहे हो? नैरो मतलब और बारीक छोटा होना। जितना छोटा हो जाएगा उतना कम ब्लड सप्लाई होगा, उतना कम ऑक्सीजन पहुंचेगा, मतलब वीक है। आप सिंपली बात करो, जितना आप ट्रेनिंग करते हो आपकी नसें वसें अच्छी साइज़ हो जाती है ना, साइज़ बढ़िया हो जाता है। तो अगर वो नसें वीक क्यों होती हैं? क्योंकि वो एक्सरसाइज नहीं की, कभी कार्डियो किया ही नहीं, कभी चले ही नहीं है। ज़्यादातर लोग जो सुबह जाते हैं अपने दुकान पे, पूरा टाइम बैठे रहते हैं, कोई ज़्यादा उसमें हलचल नहीं है, मूवमेंट नहीं है, खाना पीना चल रहा है, सब घर जा रहे हैं, सो रहे हैं। अगर यही लाइफस्टाइल रहता है तो क्या होता है, कहीं ना कहीं हार्ट वीक होना शुरू होता है यार। मसल्स, कोई भी मसल हो आपका, आप जिस मसल को यूज़ नहीं करोगे वीक हो जाता है ना। सो ये वही कंडीशन है जहाँ पर ब्लड वेसल्स नैरो हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, जिसकी वजह से ब्लड और ऑक्सीजन हार्ट को नहीं मिल रहा। आर्टरी से जो ब्लड जा रहा है वो हार्ट को प्रॉपर नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हार्ट ठीक से काम नहीं कर पाता। सो कोरोनरी हार्ट डिजीज इज कॉज्ड बाय बिल्डिंग अप ऑफ प्लेग इन द आर्टरीज। तो एक तो रीज़न है कि वो नैरो हो गए, दूसरा एक रीज़न होता है प्लेग, मतलब गंदगी जम रही है आर्टरीज के अंदर, गंदगी जमने की वजह से वो नैरो हो गए। अब आर्टरी का साइज़ ये है, समझ लीजिए, इसके अंदर अगर गंदगी जम गई, धीरे धीरे गंदगी जम गई, तो खून को निकलने का रास्ता नहीं मिलता। जितना कम खून जाएगा उतना कम ब्लड और ऑक्सीजन मिलेगा। फैटी मटेरियल्स वगैरह जम जाते हैं, और मेनली क्यों जमते हैं? जब कोलेस्ट्रॉल और हमारी डाइट में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं और एक्सरसाइज नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जी हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का जो मतलब है दैट इज़ हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड का प्रेशर हाई हो गया, हर टाइम ब्लड का प्रेशर, मतलब बड़ी जल्दी हार्ट का प्रेशर, हार्ट रेट नहीं, हार्ट अपने रेट से चल रहा है, ठीक है, वो 72 या 80 जो भी उसका रेट है उससे चल रहा है, लेकिन प्रेशर ज़्यादा दे रहा है, ज़्यादा प्रेशर दे रहा है, समझ रहे हो? प्रेशर का ज़्यादा आना दैट इज़ नॉट गुड। क्यों? ज़्यादा प्रेशर आने से जो हमने कैपिलरीज पढ़ी थी कल, कैपिलरीज क्या होती है कि ऊपर पीछे से एक आर्टरी आ रही है, फिर वो फैल जाती है आगे, बहुत बारीक बारीक चीज़ों में फैलती है, वो कैपिलरीज होती हैं, जिनसे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है, मतलब ऑक्सीजन और ब्लड में से सप्लाई दिया जाता है और लिया जाता है, वो कैपिलरीज के थ्रू होता है, और वो बड़ी बारीक होती है। अब आर्टरी तो प्रेशर को सह लेती है, क्योंकि आर्टरी मोटी होती है, उसकी लेयर जो वॉल्स होती है मोटी होती है, वो प्रेशर सह लेती है।
कैपिलरीज बहुत बारीक होती हैं, वो एक लेवल तक का ही प्रेशर ठीक ठाक सह पाती हैं। एक लेवल से ऊपर प्रेशर चले जाए तो कैपिलरीज में से ब्लड फैलना, निकलना, वापस बाहर बॉडी की तरफ चला जाता है। मतलब वो वहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता, वहाँ से ब्लड लीक होना शुरू होता है बॉडी के अंदर, इंटरनल ब्लीडिंग कह लो जिसको, ठीक है। दूसरा, कैपिलरीज फटने के चांसेस है। हाई ब्लड प्रेशर में कैपिलरीज फटने के चांसेस होते हैं, जो बारीक नर्व्स होती हैं, बारीक जो आगे जाती हैं, उनके फटने के चांसेस होते हैं। तो अगेन उससे भी दिक्कत है, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी। ये तो बहुत हाई केस, मतलब जब बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर होता है तब इन दैट केस ये होने के चांसेस होते हैं। बट नॉर्मली अगर थोड़ा सा भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो क्या होता है, गुस्सा आना, चेहरा लाल, कान लाल, एजिटेशन, इरिटेशन, ये सारे प्रोसेस होते हैं बैठे बैठे। तो बिहेवियर चेंज, गुस्सा ज़्यादा आता है, ये सारी चीज़ें होती हैं हाई ब्लड प्रेशर। सो हाई ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड अगेंस्ट द वॉल। ओके, दिस इज सो गाइज, हाई ब्लड प्रेशर का रीज़न क्या है, क्यों होता है? अगेन, जब हमने पहली पढ़ी थी कोरोनल हार्ट डिजीज़, CHD, कोरोनरी हार्ट डिजीज़, इसके अंदर जो सेकंड हाई ब्लड प्रेशर है, ये कहीं ना कहीं वेन्स और आर्टरीज, नॉर्मल वेन्स और आर्टरीज के अंदर अगर कहीं कुछ जम रहा है, प्लेग, तो वहाँ से ब्लड आगे जा नहीं रहा, तो पीछे से उसको प्रेशर, हार्ट को कई बार ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है। ये भी रीज़न होता है। मोटापे की वजह से ज़्यादा वेन्स में, आर्टरीज में जम गया, नॉर्मल वाली वेन्स, वो तो हार्ट वाली थी, हार्ट वाली आर्टरीज में जम रहा था। यहाँ पे अगर नॉर्मल आर्टरीज में जम रहा है तब भी हार्ट को फिर ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है ना भेजने के लिए खून को। तो दैट कुड बी वन ऑफ द रीज़न, मोटापा, फैट, ऑयली चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आर्टियोक्लोरोसिस एंड एथ्रियोक्लोरोसिस। आर्टियोक्लोरोसिस और एथ्रियोक्लोरोसिस ये दोनों आर्टरी से रिलेटेड डिजीज हैं, आर्टरीज, ठीक है। मैक्सिमम जितनी डिजीज होती है वो आर्टरीज से ही रिलेटेड है। इसके अंदर क्या हो रहा है, एथ्रियोक्लोरोसिस, आप डायग्राम देखिए नेक्स्ट पेज पे कि कैसे आर्टरी के अंदर धीरे धीरे प्लेग जम रहा है, देख रहे हैं? एक नॉर्मल आर्टरी थी, उसके अंदर धीरे धीरे कैसे प्लेग जम रहा है, तो आर्टरी में से बहुत कम जगह रहती है, इसको बोलते हैं एथ्रियोक्लोरोसिस। एंड आर्टरियोक्लोरोसिस क्या होता है कि ये आर्टरीज का हार्ड हो जाती है, ठीक है। एक तो होती है सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल, तो हार्ड हो जाती है, हार्ड होने से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती और वॉल्स ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। तो दीज आर अगेन हार्ट वेसल्स, मतलब जो आर्टरीज हैं उससे उसकी डिजीज़ है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट इज पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज। पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज में क्या होता है, ये वो आर्टरीज से रिलेटेड डिजीज है जो हार्ट और ब्रेन के बाहर होती है। हार्ट और ब्रेन के पास की जो आर्टरीज हैं उनमें अगर कोई दिक्कत है, ठीक है, आर्टरीज में मेनली यही दिक्कतें होती हैं, या तो कमज़ोर हो गई हैं, पतली हो गई हैं, या फिर उसमें कुछ जम गया जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन ठीक नहीं हो रहा। क्योंकि मेन आर्टरीज का काम क्या है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन अगर कम हो गया है या कुछ जमने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा, वो उसकी डिजीज़ है। तो ये पेरिफेरल वो आर्टरीज हैं जो हार्ट और ब्रेन के पास होती हैं, अगर उनमें कोई दिक्कत हो रही है तो दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज। सेरिब्रो वेस्कुलर डिजीज कौन सी है? सेरिब्रो मेनली जो ब्रेन को सप्लाई करती है ब्लड, वो आर्टरीज जो ब्रेन को सप्लाई करती हैं उनमें दिक्कत है, तो दैट इज कॉल्ड सेरिब्रो। सेरिब्रो ब्रेन से रिलेटेड चीज़ होती है। अगर ब्रेन में प्रॉपर ब्लड नहीं जा रहा, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा रहा, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जा रहा, तो दिक्कत है। तो ब्रेन को अगर ढंग से ना जाए तो ये दिक्कत आती है, दिक्कत हो सकती है। एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो हार्ट अटैक, जिसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक, तो हार्ट अटैक वगैरह किस वजह से आता है? जनरली या तो हार्ट प्रॉपर ठीक से काम नहीं कर पा रहा, हार्ट की आर्टरीज में ब्लड फ्लो कम है, ऑक्सीजन कम है, या फिर दूसरी आर्टरीज जाम हो गई हैं, ब्लॉक हो गई हैं, जिसकी वजह से ब्लड हार्ट में नहीं जा रहा, ठीक है। इट कुड बी एनी ऑफ द रीजंस। तो गाइज ये सारी जो हार्ट डिजीज़ है, मतलब बहुत सारी है, जिसमें 19-20 का डिफरेंस है। किसी में आर्टरीज में दिक्कत है, किसी में आर्टरीज बड़ी कमज़ोर हो रही है, किसी में आर्टरीज ब्लॉक हो रही हैं, कोई हार्ट की आर्टरी है, कोई ब्रेन की आर्टरी है। तो कहीं ना कहीं ये जो दिक्कतें आती हैं ये तभी आती हैं जब बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल, फैट लेवल बहुत ज़्यादा है, एक्सरसाइज नहीं की, तो ये आर्टरीज वीक हो रही हैं या उसमें फैट, कोलेस्ट्रॉल जम रहा है। तो गाइस जैसे आप डाइट ठीक कर देंगे, सामने वाले की डाइट ठीक करेंगे और उसको एक्सरसाइज, एक्टिव लाइफस्टाइल में
डालेंगे तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। जो बाईपास सर्जरी होती है क्या होती है, क्या करता है बाईपास में जैसे एक रोड जाम हो गई तो उसकी बाहर से एक रोड निकाल देते हैं कि भैया तू बाईपास होकर निकल जा और तेरे को जाम नहीं मिलेगा। तो अभी ये ब्लॉक है तो वो लोग यहाँ से एक स्टंट डालते हैं जो बाईपास कर देती है, मतलब यहाँ से खून इस स्टंट से होता हुआ हार्ट में जाता है, ये हार्ट को सप्लाई करता है। तो नॉर्मली वो तब होता है जब ये बिल्कुल ब्लॉक हो गई है, तब इंसान को समझ आता है ना। अगर वो इंसान इसको ब्लॉक होने से पहले ही चीज़ें ठीक करनी शुरू कर दे, एक्सरसाइज करेगा, प्लेग कम होगा बॉडी में से, अच्छी डाइट खाएगा तो वो प्लेग जमेगा नहीं। तो पहली चीज़ उस मोटापे को जमने ना दे, डाइट ठीक खाएं, और दूसरा एक्सरसाइज कर करके उसको जो जमा हुआ है उसको ख़त्म कर दे, तो ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो मेनली जो इसके अंदर काम आती है दैट इज़ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस। कार्डियोवैस्कुलर हार्ट से रिलेटेड कार्डियो, तो जितना वो इंसान कार्डियो करेगा, कार्डियो कैसे, वही लाइट टू मीडियम वॉक से शुरू करना है पहले। सर जी 5 मिनट वॉक, 10 मिनट वॉक, जैसे जैसे जितनी देर करेगा, 1-1 घंटे की अगर वॉक करने शुरू कर दें, सिर्फ वॉक, आप लोग भी आप 1 घंटा का भी वॉक करके देखना, अच्छी खासी टायर्डनेस हो जाती है, एक ठीक ठाक स्पीड पे। तो 1 घंटे की वॉक, फिर जॉगिंग पे लेके आओ, फिर करते करते आप उसको ढंग से कार्डियो करो, टाइम लगेगा। लाइट वेट ट्रेनिंग से क्या होता है कि उनके जो मसल्स हैं, चाहे लेग्स के, हाथों के, कंधों के, जो चलने में हेल्पफुल होते हैं, वो सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो जितने मसल स्ट्रॉन्ग होंगे उतनी देर तक वो चल सकता है ना। तो लाइट वेट ट्रेनिंग हेल्पफुल है। तो गाइज CHD कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ के अंदर, या हम बात करें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के अंदर, कार्डियो ट्रेनिंग्स, कार्डियो एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है जी। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बड़ी सिंपल हैं, ठीक है, बड़े अच्छे से इसमें एक्सप्लेन की गई हैं। तो आपको हल्का हल्का इसको अगर रिवाइज़ करते रहेंगे तो बहुत अच्छे से समझ सकेंगे, देर तक मतलब उसको अच्छे से डीपली समझ पाएंगे। आई होप गाइस आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। ज़्यादा पढ़ लेंगे तो कंफ्यूज ना हो जाओ, है ना, आपस में एक डिजीज़ की दूसरी डिजीज़ में डालते रहो। कोई बोले एस्थमा मतलब यार हार्ट की ना वो कमज़ोर हो जाती है, मतलब ऐसा मत करना। एस्थमा इज़ लंग रिलेटेड, आपकी विंड पाइप से रिलेटेड वो है, हार्ट डिजीज़ वाली हार्ट से रिलेटेड है। तो हार्ट में ओपनली आपको समझना है तो यार 2 तरीके की आर्टरीज हैं, 3-4 तरीके की आर्टरीज हैं। एक जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, अगर वो कमज़ोर है या उसमें से ब्लड नहीं जा रहा तो हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, तो हार्ट कमज़ोर हो जाएगा। एक जो हार्ट के अंदर ब्लड ला रही हैं वो वेन्स होती हैं, ठीक है। एक है आर्टरीज जो ब्लड सप्लाई कर रही है ब्रेन को, ठीक है। एक आर्टरीज वैसी हैं जो बॉडी के अंदर आर्टरीज हैं बट कहीं ना कहीं जाम हो रही हैं, जो बॉडी के अंदर नॉर्मल आर्टरीज जा रही है वो जाम हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये सारा रीजनिंग क्यों है, मोटापा, फैट, कोलेस्ट्रॉल, बैड डाइट एंड नो एक्सरसाइज, ठीक है। इन सब एक्सरसाइज को, इन सब डिजीज़ को आप लोग रिवाइज करो, उनके साथ क्या एक्सरसाइज करनी है वो आप देखो। जस्ट इन केस ऐसे लोग आपको अगर मिलते हैं तो आप उनसे PT लो और PT लेके बोलो उनको मैं आपको ठीक करूँगा, 100% ठीक करूँगा, ठीक है। दवाइयों से ज़्यादा पैसा, दवाइयों में जितना पैसा ख़राब करोगे उससे ज़्यादा मैं आपको नेचुरल लेवल पे ठीक कर दूँगा। तो ये डिजीज़ के लोगों को जो हम पढ़ रहे हैं आप लोग ठीक कर सकते हो वर्कआउट करके उनके साथ। तो ऐसे लोगों के साथ अच्छी PTs आप ले सकते हो।